भ्रष्ट थे जो वही संतरी हो गए। वो प्रधानी के लायक नहीं थे मगर, वो प्रधानी के लायक नहीं थे मगर, आई उनकी लहर मंतरी हो गई। भारी जब अपनों को नौकरियां बंटवाएगा, काबिल होकर भी कैसे तब रोजगार मिल पाएगा। कैसे मार भगाओगे इन दल्लों कमीशन खोरों को, कैसे मार भगाओगे इन दल्लों कमीशन खोरों को। कुर्सी तुम जब सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को, कैसे सुरक्षित रख पाओगे अपने गाड़ गधेरों को, कैसे सुरक्षित रख पाओगे अपने गाड़ गधेरों को। कुर्सी तुम यदि सौंपोगे सरकारी धन के चोरों से ही क्यों तुम्हारा इतना बैर हो गया। गैर सैन बताओ क्यों इतना गैर हो गया। नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। हम उत्तराखंड के उन लोगों को आपके लिए ढूंढ कर ला रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह कोई कवि हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, राजनेता हो सकता है, या कोई आम आदमी जो उत्तराखंड के लिए बेहतर कार्य कर रहा हो। आज ऐसे ही एक हमारे खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है योगेश बहुगुणा योगी। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बारे में मैं दर्शकों को बताऊं कि आप एक कवि हैं, एक शायर हैं, एक लेखक हैं, और इसके साथ साथ आप मंचों में अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं और आपकी कलम का जादू इस दुनिया ने, इस देश ने देखा है। तो आज आपकी कलम से लिखे हुए कुछ कविताओं को, कुछ लाइनों को हम अवश्य सुनेंगे। उससे पहले आपके बारे में बता दूं, क्योंकि योगेश बहुगुणा योगी अल्मोड़ा के जैती के रहने वाले हैं और इस समय हल्द्वानी में निवास करते हैं। तो आज आप हमारे साथ बैठे हैं, तो अपनी इस यात्रा के बारे में शुरुआत में बताइए कि एक व्यक्ति इस कवि की दुनिया में कैसे आया। बहुत बहुत आभार। मैं डिजिटल वाणी और आपका सर दीपक भाई बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए मुझे चुना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही रूरल एरिया से आता हूं। जैती मेरा गृह क्षेत्र है, वहाँ कुटोली ग्राम सभा मेरी गांव का नाम है। तो वहाँ से निकलकर जब संघर्षों पर चलते हुए मैंने अपनी इस रोज़गार की यात्रा को शुरू किया था। मैं 2004 का इंटर पास हूँ और उस समय रोज़गार के कोई साधन पहाड़ों पर नहीं हुआ करते थे। तो मैं मुंबई गया, मुंबई से फिर दिल्ली, कई जगह भटक के बर्तन भी धोए और बाकी मार्केटिंग वगैरह भी बहुत सारी करी। उसके बाद अंततः टाटा मोटर्स पंतनगर में मुझे जॉब मिली ठीक ठाक, जहाँ पर मैं अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहा हूँ। और लिखने का शौक़ मैं बताऊँ आपको तो बचपन से ही रहा है। कई मुद्दों पर लिखना मेरा शौक़ भी रहा है, और मुझे पीड़ा होती है जब सामाजिक मुद्दे इस तरह के होते हैं तो मैं उन पर लिखना बहुत उचित समझता हूं। और एक साहित्यकार वो व्यक्ति होता है जो समाज को दर्पण दिखाने का कार्य करता है। तो उसी चीज़ को अपने मन में रखते हुए मैंने भी अपनी साहित्यिक यात्रा को शुरू किया था। और बीच में किसी कारणवश नहीं लिख पाया क्योंकि रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ा। लेकिन 2022 के बाद मैं लगातार ये कोशिश करता हूं कि सामाजिक मुद्दों पर और समाज में जिन चीज़ों से कुछ अच्छे सुधार हो सकें उन चीज़ों को मैं लिखने का प्रयास करता हूं। बिल्कुल, जब हम आपकी कविताएं सुनते हैं तब एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जब आपकी कविताएं सुनते हैं तब लगता है कि ऐसे कवि विशेषकर उत्तराखंड जैसे राज्य में होने अति आवश्यक हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो 24 साल का हो चुका है, लेकिन इस राज्य में आज भी अनेक ऐसी कुरीतियां हैं, एक ऐसा तंत्र है जो कहीं न कहीं एक सशक्त उत्तराखंड, मजबूत उत्तराखंड बनाने में कहीं न कहीं थोड़ा सा चूका है, या यूँ कहूँ कि असफल हुआ है। तो योगेश भाई, शुरुआत एक कविता से ही करते हैं। आज आप हमारे दर्शकों को शुरुआत किस कविता के जरिए करवाने वाले हैं? मैं सर्वप्रथम तो अपना परिचय देना चाहूँगा एक मुक्तक के माध्यम से। जी बिल्कुल। कि अकारण शब्द अधरों पर कभी लाया नहीं करता, अकारण शब्द अधरों पर कभी लाया नहीं करता,
समर्थन गीत में सरकार के गाया नहीं करता, समर्थन गीत में सरकार के गाया नहीं करता। वतन को तोड़ने की हो रही हो बात जिस घर में, वतन को तोड़ने की हो रही हो बात जिस घर में, नहीं ऐसे घरों में मैं तनिक जाया नहीं करता। मैं एक देश प्रेमी हूँ, मैं उत्तराखंड प्रेमी हूँ, और मुझे ऐसे मंचों पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जहाँ पर सिर्फ राजनीति होती है। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जहाँ पर साहित्यिक कार्यक्रम हों, जहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम हों, मैं वहाँ पर अपनी बात को रख सकूं, क्योंकि राजनीति तो हर व्यक्ति करता है और राजनीति से करने से एक सार्थक राजनीति हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीति जब सार्थकता से विमुख हो जाती है तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये 4 पंक्तियाँ मैंने अपने परिचय में पढ़ी, और उसके बाद मैं आपको क्योंकि एक बहुत गरीब घर से मैं आया हुआ हूं और वर्तमान में मैं ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उनकी वजह से मैं आज बहुत अच्छी स्थिति में हूं, लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हूं और मैं अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं भूला हूं। तो वो कुछ पंक्तियां मैंने गरीबी पर लिखी हैं, मैं वो आपके सम्मुख रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि किसी को दी चांदी की चम्मच, किसी को सोने का बर्तन, किसी को दी चांदी की चम्मच, किसी को सोने का बर्तन, किसी को महलों की सौगात, किसी को आभूषण और धन, और किसी को निर्धनता का गहरा घाव दिया तुमने। इतना क्यों ईश्वर बतलाओ यह भेदभाव किया तुमने, इतना क्यों ईश्वर बतलाओ यह भेदभाव किया तुमने। और किसी को साहस दृढ़ता दी, किसी को साहस दृढ़ता दी, किसी को मन भर आशाएं, किसी को साहस दृढ़ता दी, किसी को मन भर आशाएं, तथा किसी की मनवांछित सब पूरी कर दी इच्छाएं, तथा किसी की मनवांछित सब कर दी पूरी इच्छाएं, और किसी के जीवन में नित ही बिखराव दिया तुमने। इतना क्यों ईश्वर बतलाओ ये भेदभाव किया तुमने, इतना क्यों ईश्वर बतलाओ ये भेदभाव किया तुमने। और राह में आती बाधाओं को क्षण भर में ही तोड़ दिया, राह में आती बाधाओं को क्षण भर में ही तोड़ दिया, राह में आती बाधाओं को क्षण भर में ही तोड़ दिया, तथा सफलताओं से किसी का हर पल नाता जोड़ दिया, और किसी को संघर्षों से ही टकराव दिया तुमने। इतना क्यों ईश्वर बतलाओ ये भेदभाव किया तुमने, इतना क्यों ईश्वर बतलाओ ये भेदभाव किया तुमने। बिल्कुल शानदार कविता थी और आपने अच्छा लिखा है, और आपकी पहचान एक उत्तराखंड के एक ऐसे कवि के रूप में होती है जिसने सरकार की नीतियों को समझा और जो नीति उन्हें पसंद नहीं आई उसके खिलाफ खुलकर लिखा भी। तो बात आती है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की बात आएगी तो उत्तराखंड के राजधानी की बात आएगी। उत्तराखंड के राजधानी की अगर बात आएगी, ये मुद्दा उठेगा तो गैरसैंण का मुद्दा भी उठेगा, और जब गैरसैंण का मुद्दा उठेगा तब वह बात भी याद आएगी जब नेताओं को वहाँ ठंड लग जाती है और नेता वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं, और जब जाते भी हैं तो अपने हित के लिए वहाँ प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में आपकी एक बहुत ही शानदार कविता सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ी पसंद की। मैं चाहता हूं आप उस कविता को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल दीपक भाई, मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से जो पहाड़ से आने के बावजूद ये कहते हैं कि हमें गैरसैंण में ठंड लगती है, तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि पहाड़ का व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे पहाड़ में ठंड लगती है तो मुझे लगता है उसे वेस्ट इंडीज़ भेज देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी गर्मी होती है और उनके लिए वो सूटेबल रहेगा। तो तब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। उससे पहले मैं उन नेताओं के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक लाभ लेना था वहीं तक जानते थे तुम, जहाँ तक लाभ लेना था वहीं तक जानते थे तुम, भरोसे से बनी छलनी में मतलब छानते थे तुम, प्रयोजन पूर्ण होते ही अकेला छोड़ने वालों, प्रयोजन पूर्ण होते ही अकेला छोड़ने वालों, अरे जाओ हमें क्या खाक अपना मानते थे तुम, अरे जाओ हमें क्या खाक अपना मानते थे तुम। ये मैंने चंद पंक्तियाँ इसलिए बोली क्योंकि जब नेता हमारे पास वोट मांगने आता है तो वो हमें अपना बताता है, लेकिन जब जीत जाता है तो उसके बाद उसे अपनों में ही परायापन दिखने लगता है, तो उसे पहाड़ ही पराये लगने लगते हैं। तो 4 पंक्ति ये पढ़ी थी मैंने। और उसके बाद जैसा कि आपने बोला कि
एक मेरी एक कविता थी जो मैंने गैरसैंण पर लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत। और उस कविता के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं, उस कविताओं से अनेक नेताओं को मिर्च भी लग गई थी और कुछ नेता उससे नाराज भी आपसे शायद हो गए थे। जी बिल्कुल, मुझे कई लोगों ने सोशल मीडिया में ब्लॉग भी कर दिया था, तो मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है। जो लोग मेरे थे ही नहीं वो चले गए, मैं तो ये कहता हूँ। और आप पंक्तियाँ सुने कि सर्दी का बहाना करके मुकर जाते हो, सर्दी का बहाना करके मुकर जाते हो, गर्मी में मौज मस्ती करने इधर आते हो, गर्मी में मौज मस्ती करने इधर आते हो, करोड़ों के भवन कैसे धूल फांक रहे हैं, कब आओगे तुम बार बार झांक रहे हैं। ये सत्र ना हुआ सपाटा सैर हो गया, ये सत्र ना हुआ सपाटा सैर हो गया, गैरसैंण बताओ क्यों इतना गैर हो गया, गैरसैंण बताओ क्यों इतना गैर हो गया। जब आते भी हो तो लूट पाट करते हो, जब आते भी हो तो लूट पाट करते हो, जन मुद्दे छोड़ करके तुम बायकाट करते हो, भ्रष्ट भ्रष्ट तुम आपस में एक हो जाते हो, दिन में दिखावा रात में संग बैठ खाते हो, हमसे ही तुम्हारा क्यों इतना बैर हो गया, हमसे ही क्यों तुम्हारा इतना बैर हो गया, गैरसैंण बताओ क्यों इतना गैर हो गया। ना सड़क बिजली पानी ना ही अन्य सुविधाएं, पहाड़ों की स्थिति बहुत खराब है साहब। पहाड़ों में आज ऐसी स्थिति है कि हमें डीजे बजाने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही हमारी गाड़ियां नाचने लगती हैं। तो तब मैंने लिखा था कि ना सड़क बिजली पानी ना ही अन्य सुविधाएं, चढ़ के पहाड़ देखो हैं कितनी ही दुविधाएं, अस्पताल शहरों को और स्कूल शहरों को, कांटे मिले पहाड़ों को और फूल शहरों को, पलायन पहाड़ के नसीब खैर हो गया, पलायन पहाड़ के नसीब खैर हो गया, गैरसैंण बताओ क्यों इतना गैर हो गया। और अंतिम पंक्तियां हैं इसकी कि प्रश्न पत्र परीक्षाओं के हैं लीक हो रहे, युवा हर रोज बेरोजगारी के नजदीक हो रहे, अपनी तो तुमने तनख्वाह और निधियां बढ़ा ली हैं, जनता को लूटने की सारी विधियां बढ़ा ली हैं, छाती पे जनता की तुम्हारा पैर हो गया, गैरसैंण बताओ क्यों इतना गैर हो गया, गैरसैंण बताओ क्यों इतना गैर हो गया। वाह 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 दोस्तों, आप इस कविता को सुन के समझ गए होंगे कि योगेश बहुगुणा योगी की कविता में कितना दम है। और उनकी यह कविताएं सरकारों को झकझोर कर रख देती हैं, उनको हिला के रख देती हैं और नेताओं को ये सोचने के लिए विवश कर देती हैं, आखिर आज कौन ऐसा व्यक्ति आ गया जो हमारे खिलाफ इस तरीके से लिख रहा है और वह सच्चाई लिख रहा है। इसीलिए उत्तराखंड के जो आम व्यक्ति हैं इनके समर्थन में आगे आते हैं, इनके लिखे हुए को आगे बढ़ाते हैं और पसंद करते हैं। सर, मैं आपकी एक और कविता थी बहुत ही शानदार, जो आपने उत्तराखंड के एक बहुत ही जो खतरनाक मुद्दा चला था और बहुत ही शर्मसार जिसने उत्तराखंड को किया था, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी की। उस दौर में भी आपने एक कविता लिखी थी और उस दौर की कविता में भी आपने बताया था कि किस तरीके से नेताओं को बचाने की, भ्रष्टाचारियों और आरोपियों को बचाने की कोशिश कुछ नेताओं ने की थी। तो उस पर आपकी राय और फिर उस कविता की 4 लाइनें हमें सुनाने का कष्ट करेंगे। जी दीपक भाई, मैं बताना चाहूँगा कि वो एक जो कलंक था वो पूरे उत्तराखंड पर था, वो उत्तराखंड की राजनीति पर कलंक था, वो उत्तराखंड के उन मुद्दों पर कलंक था जिनको लेकर हम हमेशा अग्रसर रहते हैं, हम हमेशा मुखर रहते हैं। लेकिन हमारे कुछ राजनेताओं के
स्वार्थ की वजह से वो चीज़ें, वो जो असली गुनहगार थे वो हमारे सम्मुख नहीं आ पाए। तो उस टाइम पर मेरी एक 4 पंक्तियां बहुत मशहूर हुई थी कि मैंने लिखा था कि गुंडा है मवाली है नेता या वो डॉन है, गुंडा है मवाली है नेता या वो डॉन है, जिसके लिए पूरा ही महकमा ये मौन है, जिसकी अयासियों की बहन भेंट चढ़ गई, जिसकी अयासियों की बहन भेंट चढ़ गई, ये तो बता दो हत्यारा वीआईपी कौन है, ये तो बता दो हत्यारा वीआईपी कौन है। और बहुत अफसोस की बात है, उस वीआईपी का हमें अभी तक नहीं मालूम कि किस वीआईपी की वजह से हमारी बहन अंकिता की हत्या हुई। और उसी पर एक कुछ पंक्तियां और मैंने लिखी थी, उस पे भी थी, और कुछ हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई जैसे पेपर लीक कांड था, जल जंगल जमीनों को बेचने वाला कांड था, उस पे भी मैंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी थी। तो मैं उसमें से एक रचना आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, सुनिए कि कैसे बचेगा जन जंगल, कैसे बचेगा जल जंगल, कैसे ये धरा बच पाएगी, कोशिश कर लो लाख मगर रफ्तार थमी रह जाएगी, कैसे बचा पाओगे अपने झोड़ा चांचरी बोलों को, कैसे सुरक्षा दे पाओगे नदियों को और नौलों को, कैसे सुरक्षित रख पाओगे अपने गाड़ गधेरों को, कैसे सुरक्षित रख पाओगे अपने गाड़ गधेरों को, कुर्सी तुम यदि सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को, कुर्सी यदि तुम सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ये पंक्तियां नहीं लिखी हैं, मैंने उस हर व्यक्ति के लिए ये रचना लिखी है जो सरकारी धन का दुरुपयोग करता है और उसका दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। ये उस प्रत्येक नेता के लिए है और उस प्रत्येक जो नेतागिरी में अपना भविष्य देखता है उस व्यक्ति के लिए है। निर्धन लाचारों के हक की कैसे बात करोगे तुम, सामाजिक मुद्दों पर कैसे अपनी बात रखोगे तुम, सामाजिक मुद्दों पर कैसे अपनी बात रखोगे तुम, निचले तबके के लोगों की कैसे आवाज बनोगे तुम, अपनी आवाज न बन पाए तो उनकी खाक बनोगे तुम, कैसे हक दिलवा पाओगे असहायों कमजोरों को, कैसे हक दिलवा पाओगे असहायों कमजोरों को, कुर्सी तुम यदि सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को, और कोई दलाली करके जब कमीशन का पैसा खाएगा, कैसे तुमको अपनी फसल का सही दाम मिल पाएगा, और खद्दरधारी जब अपनों को नौकरियां बंटवाएगा। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हमारे उत्तराखंड का रहा है कि हमारे जो खद्दरधारी हैं, जो श्वेत वस्त्रधारी हैं, उन्होंने ही कई कलंक अपने माथे पर लिए हैं, अपने ही रिश्तेदारों को नौकरियों पर लगवाया है और बिना किसी प्रक्रिया के, उचित प्रक्रिया के, बैकडोर से जो भर्तियां हुई थी। तो खद्दरधारी जब अपनों को नौकरियां बंटवाएगा, काबिल होकर भी कैसे तब रोजगार मिल पाएगा, कैसे मार भगाओगे इन दल्लों कमीशन खोरों को, कैसे मार भगाओगे इन दल्लों कमीशन खोरों को, कुर्सी तुम जब सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को, और गंदी सोच की औलादें जब कुर्सी का रौब दिखाएंगी। ये अक्सर देखने को मिलता है, जिनकी गंदी सोचें होती हैं उनकी औलादें भी वैसी ही होती हैं और वो समाज में ऐसी बहुत ही गंदी हरकतें करती हैं। तो गंदी सोच की औलादें जब कुर्सी का रौब दिखाएंगी, माताएं बहनें तब कैसे निर्भय बाहर जाएंगी, और जब नेताओं और गुंडों की आपस में ही राय मिले, तुम ही बोलो फिर कैसे निर्दोषों को न्याय मिले, कैसे फांसी होगी बोलो हत्यारे सरजोरों को, कुर्सी तुम यदि सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को, कुर्सी यदि तुम सौंपोगे सरकारी धन के चोरों को।
बिल्कुल, क्या शानदार कविता थी। ये संदेश था उत्तराखंड के युवाओं के लिए, संदेश था उन नेताओं के लिए, सुधर जाओ अभी भी वक्त है, नहीं तो अनेक युवा अब जागृत हो रहे हैं। अब युवा अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं। आपने कहा कि सफ़ेद जो पोश हैं उन्होंने उस सफ़ेदी का दुरुपयोग किया है। सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है, लेकिन उस सफ़ेद का अपमान करके सफ़ेद कपड़े पहनने वालों ने शांति नहीं, राज्य में अशांति फैलाई है और लगातार यह प्रयास अभी भी कर रहे हैं। हमें हैरानी नहीं हो रही है ऐसा कहने में कि आज की सफ़ेद कुर्ते पैजामे वाले लोग अगर राज्य को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते तो आज हम कहीं और होते। आपने जो अपनी कविताओं से आज इस साक्षात्कार में जान फूंकी है, यह तो विशेष है और सभी दर्शक इससे मुग्ध हो गए होंगे और उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो आपको इतना खुल के लिखते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं ये लिख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा खामोश हो जाना चाहिए, ऐसा लिखने में मुझे कभी कोई टारगेट कर सकता है या मुझे फ़ोन में धमका सकता है, हमें थोड़ा कम कलम अब प्रेम की तरफ घुमानी चाहिए? बिल्कुल, बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है ऐसा। मुझे जब मैं जनमुद्दों पर ये कविताएं मैंने लिखी हैं, उस बीच मुझे ही क्या मेरे घर वालों को भी प्रताड़ित किया। मेरे पिताजी को फ़ोन जाया करता था पुलिस चौकी से कि आपका बेटा ऐसा ऐसा लिखता है। तो ऐसे ही एक वाक़या मुझे याद आता है। तो मैं उस टाइम ड्यूटी पर था, ऑफिस में था अपने। तो मुझे मेरे घर से मेरे पिताजी फ़ोन करते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि तू हमें जीने देगा या नहीं जीने देगा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि मैंने ऐसा आखिर किया क्या। मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो मैंने पिताजी से जब पूछा तो उनकी जब वो बोल रहे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि तुझे क्या दिक्कत है, तू क्यों इन लफड़ों में पड़ता है। तो तब मैंने उनसे बोला था पापा कि आज किसी और के साथ हुआ है तो कल वो आपके बेटे के साथ भी हो सकता है, और आपके बेटे की बच्चियां भी हैं, बेटी भी है, उसके साथ भी वो घटना हो सकती है। तो मैंने अपनी बेटी को अपने सामने रख के वो चीज़ें लिखी हैं, अपने बच्चे को सामने रख के वो रचनाएं लिखी हैं। तो उस समय जब वो पुलिस चौकी से मुझे फ़ोन आया था तो मैंने उनसे बोला अभी, मैंने कहा सर आपको दिक्कत मुझसे है तो आप मेरे परिवार को परेशान मत कीजिए, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो आप मुझसे पूछिए, मैंने क्यों लिखा है और किसके लिए लिखा है मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा और क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा। और एक मैडम का फ़ोन हल्द्वानी LIU से मेरे पास आया था उस समय, मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा उनका। तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि बेटा बोला उन्होंने मुझसे कि बेटा आपने वो जो ना अंकिता भंडारी वाले कांड पर आपने जो लिखा है वो कमेंट आप डिलीट कर दीजिए। मैंने उनसे सीधा बोला, मैंने कहा मैम आपने मुझे बेटा बोला है, मैं आपके बेटे के समान हूँ। अगर आपकी बेटी के साथ अगर वो घटना हुई होती क्या तब भी आप मुझे फ़ोन कर रहे होते बेटा कमेंट डिलीट कर दे। तो वो एक बार के लिए खामोश हो गई थी। तो उन्होंने बोला बेटा मैं जानती हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन हमारी नौकरी है, हमारे ऊपर से दबाव है। मैंने कहा मैम आप नौकर बाद में हैं, पहले आप एक माँ हैं, आप एक माँ के नज़रिए से सोचिए कि उस बिटिया के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है आप मुझे बोलिए, मैं अभी अपना जो भी मैंने पोस्ट किया है उसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ हो तो मैं नहीं करूँगा उसको डिलीट। मैंने कहा अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ होता मैं तब भी ऐसा ही लिखता जैसा आज मैंने लिखा है। और बिल्कुल उत्तराखंड में एक ऐसा तंत्र काम करता है दोस्तों, सरकार के अंदर जो ऐसे लोगों को चिन्हित करता है जो सरकार के कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध नहीं कहूँगा, जो जनमुद्दों की तरफ होते हैं लेकिन सरकार को लगता है वे हमारे विरोध में लिख रहे हैं, तो उन पर नज़र बनाई जाती है और उनको हमेशा इस तरीके से कॉल आना आम सी बात है, चाहे वह पत्रकार हो या कोई कवि हो, लेखक हो या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता। ये हमने उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से देखा है और मैं मानता हूँ यह राज्य और लोकतंत्र के लिए उतना उचित नहीं है जो यह हमें लगता है। तो सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को और किस रचना के साथ जोड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उसके बाद फिर मैं एक्चुअली व्यंग लिखा करता था, तो मैंने सोचा व्यंग लिखा जाए लेकिन उसको सॉफ्ट तरीके से लिखा जाए। थोड़ा सा पहले क्या था कि मैं तीखा लिखा करता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जो लेखन विधा है उसको थोड़ा सा बदला है और मैंने राजनीति पर ही एक व्यंग लिखा है। आप सुनिएगा, मैं आपके माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे मैं उन सभी के सामने रखता हूँ कि सब गुनाहों से वो अब बरी हो गए, सब गुनाहों से अब वो बरी हो गए,
भ्रष्ट थे जो वही संतरी हो गए, भ्रष्ट थे जो वही संतरी हो गए। वो प्रधानी के लायक नहीं थे मगर, वो प्रधानी के लायक नहीं थे मगर, आई उनकी लहर मंतरी हो गए, आई उनकी लहर मंतरी हो गए। और लहर किसकी आई है पूरा देश जानता है। देश जानता और है। 4 पंक्तियां और देखें कि घर बनाया मगर बेमकानी हुआ, था कमल में कभी रात रानी हुआ। चाल चल चल सभी लक्ष्य वो पा गए, चाल चल चल सभी लक्ष्य वो पा गए। धैर्य रख रख के मैं आडवाणी हुआ। यहाँ मैं का मतलब जनता है, और मैं का मतलब जनता है, और आडवाणी होने का मतलब यह है कि धैर्य रखने के बाद वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना हुआ था, हमारे धैर्य को इतने सालों में परखा गया, लेकिन उसके बाद भी हमें आडवाणी बना दिया गया। तो फिर मैंने इस तरह की रचनाएं लिखना शुरू किया। फिर मैंने कुछ श्रृंगार पर अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया। मैं श्रृंगार के भी 1-2 मुक्तक आपके मध्य रख देना चाहता हूं कि बिन पढ़े खत मेरा मोड़िएगा नहीं, बिन पढ़े खत मेरा मोड़िएगा नहीं। हाल कैसा भी हो छोड़िएगा नहीं, हाल कैसा भी हो छोड़िएगा नहीं। तुम हमारे 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 हो बस, तुम हमारे 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 हो बस। ये भरोसा कभी तोड़िएगा नहीं, ये भरोसा कभी तोड़िएगा नहीं। मूलतः श्रृंगार में लिखता हूँ। श्रृंगार के भी 2 पक्ष होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। मुझे वियोग में लिखना ज़्यादा पसंद है। वियोग का 1 मुक्तक और रखता हूँ और फिर आपको आप जो आदेशित करेंगे वैसे ही चलूँगा कि जो मिला था मुझे गम सहन कर गया, जो मिला था मुझे गम सहन कर गया। स्वप्न अपने स्वयं मैं दहन कर गया, आंख उसकी छलक जाए ना इसलिए, आंख उसकी छलक जाए ना इसलिए। दर्द सारा अकेले वहन कर गया, दर्द सारा अकेले वहन कर गया। बिल्कुल, आप इनकी कविताओं से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक कवि की कल्पना क्या होती है, एक कवि का लिखने का स्टाइल क्या होता है, एक कवि के सही लिखने का तरीका क्या होता है। क्योंकि हमारे देश में कवियों की कमी नहीं है दोस्तों। हर गली में आपको कवि मिलेंगे और वह कवि पैसे कमाने के लिए मिलेंगे, दरबारी कवि जिन्हें कहा जाता है, और वह खुल के लिखते हैं कि सब हो गया है, कुछ दिक्कत नहीं है, बेड़ा पार हो गया है, एक्स वाई जेड जो कुछ भी समझो। लेकिन ऐसे कवि बहुत कम हमारे समाज में देखने को मिलते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित करें। हमको याद है कि गिरदा लोगों के बीच में जाके लिखते थे, बोलते थे। हर्ष काफर उस लाइन में चल रहे हैं। नेगी जी ने अनेक गीतों कविताओं के माध्यमों से जनता को जागृत किया। जो इस तरीके के लोग होते हैं यह अपनी जगह बनाते हैं, यह लोगों के दिलों में छाते हैं, इसलिए इन कवियों की संख्या कम होती है। सर, आप अगर कोई अपनी प्रस्तुति और देना चाहें तो आपके लिए मंच प्रस्तुत है, समय आपके पास है, क्योंकि आपने हमें समय दिया है, हमने आपको समय नहीं दिया। आज यह मंच हमारा नहीं, आपका है। जी, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं थोड़ी कुछ गज़लें भी लिख लेता हूँ। तो उसी जनमुद्दों पर ही एक गज़ल मैंने लिखी है, तो मैं उसके कुछ आसार आपके बीच रखना चाहूँगा कि खूब सियासतदानों की ये मस्ती देखी, खूब सियासतदानों की ये मस्ती देखी, पानी आकर देखा दारू सस्ती देखी, पानी आकर देखा दारू सस्ती देखी, और ऐसो आराम सभी तुम्हारी किस्मत में, ऐसो आराम सभी तुम्हारी किस्मत में। जनता को महंगाई अक्सर डसती देखी, जनता को महंगाई अक्सर डसती देखी, और जिसने तुमको जीत दिला संसद पहुंचाया,
जिसने तुमको जीत दिला संसद पहुंचाया, बीच भंवर में डूब रही वो कश्ती देखी। और जिनसे वादे खूब करे अच्छे दिन वाले, जिनसे वादे खूब करे अच्छे दिन वाले, उनके गिरते घर वो उजड़ती बस्ती देखी। उनके गिरते घर वो उजड़ती बस्ती देखी। और मुफलिस होकर भी खुददारी में जीना वो, मुफलिस होकर भी खुददारी में जीना वो, कैसे जाने जिसने घर न गृहस्थी देखी। और बेशक तुमको जीत मिली हर निर्वाचन में, बेशक तुमको जीत मिली हर निर्वाचन में, जनता पर झूठे वादों में फंसती देखी, जनता पर झूठे वादों में फंसती देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही अनेक कवियों, समाज सेवियों, लेखकों और जो भी हमारे उत्तराखंड के ऐसे लोग हैं जो हमारे राज्य को सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो राज्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अनेक ऐसे लोगों से मिलाने का काम आपका यह भाई डिजिटल वाणी के माध्यम से करेगा। तो इसलिए बने रहे डिजिटल वाणी के साथ और देखते रहें तमाम खबरों को हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर।